गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। होप की तैयारी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ बने रहिए तो आपको हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसी कड़ी में आज हमें चैप्टर करना है फिजिक्स का। क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज कर देंगे। ठीक है, सभी देखती है। फिर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जल की गोली बिंदु में व्यास के निर्देश अपवर्तित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, कितनी बार अपवर्तन होता है बताना है आपको ये। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर प्रकाश की किरण में ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं ये हमारा जल की बूंद है। जल की बूंद में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से किरणें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे किरणें आती तो क्या होती हैं, ये इनका अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होकर कहाँ जाती हैं, इधर चली जाती हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अपवर्तन होकर कहाँ जाती हैं, यहाँ चली जाती है। अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर TIR होता है। TIR का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका परावर्तन होता है। ये बाहर नहीं निकलती है, इनका परावर्तन हो जाता है। जब ये इनका परावर्तन होता है तो ये कैसे हो जाएंगी, ये कुछ ऐसे आ जाती हैं। और यहाँ से आने के बाद ये क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से निकल जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 3 जगह इसके माध्यम में चेंज हुआ। कौन कौन सा, एक पॉइंट यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर चेंज हुआ और एक यहाँ पे चेंज हुआ। तो मुझे बताइए, यहाँ हुआ अपवर्तन, यहाँ हुआ परावर्तन और यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन। तो अपवर्तन आपको कितनी बार देखने को मिला, अपवर्तन हमें देखने को मिला 2 बार। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 बार अपवर्तन। ठीक है सभी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 तरह की लेंस होती है। एक हमारी कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, ये हमारी अवतल कॉनकेव होती है, अवतल कॉनकेव होती है। ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरी ही लेंस को बोलते हैं हम उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल। और ये क्या है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इनकी 2 तरह की आपकी ये होती है, हमने बताया था आपको। इस तरफ वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं f2 और इसको जो बोलते हैं वो होता है हमारा f1। सेम इसमें अगर बात करें, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे होता है हमारा f1 और इधर क्या होता है हमारा सेम f2 होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी यहाँ पे आप अगर बात करी जाए, इसका मेन आपका फोकस कौन सा है। देखिए, इसका जो आपका फोकस जो लिया जाता है वो इसको लिया जाता है, F1 को लिया जाता है हमेशा। इसका F1 क्या आपको मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी को नेगेटिव लेते हैं, याद रखिएगा सभी। ठीक है, इसकी फोकस दूरी को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, माइनस का लेते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें तो उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, उत्तल लेंस में जो फोकस हमारा दिखाई दे रही है, जो सही फोकस F1 है वो किधर दिखाई दे रही है, राइट साइड दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, हम इसको धनात्मक लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ये 2 बात याद रखनी है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने फोकस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपकी ये 2 लेंस है दोनों में 2-2 फोकस दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे फिर, 2। ठीक है, मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। देखिए, अगर हम बात करें समतल प्रतिबिंब की, तो जब भी आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि आपका जितना आकार है उसी आकार का सेम वहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे बताइए वो कैसा होता है आपको देखने में, क्या वो रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी कि वो आपका, देखिए एक बात आपको याद रखनी है सभी को, जब भी इमेज रियल बनती है तो साथ में कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसको बोलते हैं वास्तविक और उल्टी। ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनती है। और बात की जाए दूसरी टाइप की इमेज कौन सी बनती है, तो हमें याद रखना है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है स्टूडेंट्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट देखने को मिलेगी आपको, और रियल के साथ हमेशा क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। हिंदी में से बोलते हैं काल्पनिक एवं आभासी। ठीक है, काल्पनिक एवं आभासी, सीधी। ठीक है, काल्पनिक एवं सीधी। ठीक है, ये 2 तरह की होती है आपकी। वर्चुअल मतलब कैसी, सीधी, और
रियल मतलब कैसी, अगर रियल बनेगी तो हमेशा वो उल्टी बनाई देगी। तो मुझे आप ये इतना बताइए कि जब भी आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वहां पे क्या देखने को दिखता है, आपकी इमेज जो होती है वो उल्टी दिखाई देती है कि सीधी दिखाई देती है? तो आपका आंसर होगा सीधी दिखाई देती है। अगर वो सीधी दिखाई देती है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, या दूसरी भाषा समझ लीजिए, वर्चुअल वो इमेज होती है, वो या काल्पनिक वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शकों में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शकों में किसका उपयोग होता है? देखिए, जो आपको माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, ये उसकी बात कर रहा है। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि माइक्रोस्कोप में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहां कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक रखने के लिए। तो देखिए, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण मतलब समझ रहे हैं ना, अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण में क्या करना है हमें, फोकस इसका सामने होता है, आपको पता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, अगर जब भी आपको इसमें कैसे बनानी पड़ती है, काल्पनिक बनानी पड़ती है। देखिए, अगर आप इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, ये फोकस है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी बोल देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपका जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे 6 पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट रखने के। ठीक है, इसमें 6 पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 पोजीशन के 5 पोजीशन में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वो हमेशा बनती है वास्तविक, लेकिन एक में बनती है आपकी कैसी, काल्पनिक बनती है। और वो काल्पनिक कहाँ बनती है, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, पोल। ठीक है, ये क्या है आपकी पोल, और पोल यानी कि इसको हम बोलेंगे ध्रुव, और हिंदी में इसे ध्रुव बोला जाता है। और ये क्या है, फोकस आपका केंद्र। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी जो इमेज हमेशा बनती दिखती है, वो कैसी बनती दिखती है, उस पार बनती हुई दिखाई देती है। और जब भी कोई उस पार दिखाई देगी तो हम कैसे बोलेंगे, वो हमेशा कैसे बनेगी, काल्पनिक बनेगी। तो मुझे बताइए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब सी होता है। ठीक है, तो फोकस, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्लियर है? अगर वास्तविक बोलेगा तो वो उसके लिए 5 कंडीशन होती है, लेकिन काल्पनिक केवल एक में ही बनती है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कहाँ बनती है। तो आपको याद रखना कहाँ बनती है, ये हमेशा फोकस और पोल के बीच में रखने पे बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? फोकस दूरी, देखिए मैंने आपको बताया था, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। मैंने बताया था कि इसकी जो मेन फोकस होती है, इसका जो F1 होता है वो इधर होता है, और ये किधर होता है, इसका F2 किधर होता है, इधर होता है। सेम बात करें इस वाले अवतल दर्पण की, तो इस अवतल दर्पण में आपका जो F1 है वो किधर है, आपका F1 इस साइड आता है, ये आपका F1 होता है, ये आपका F2 होता है। आपको हमेशा F1 की दिशा देखनी है। अब देखिए F1 किस तरफ है, राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड है। तो अगर ये राइट साइड है तो उसका मतलब क्या, राइट की जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी आपकी दूरियां होती हैं, उन सबको हमेशा धनात्मक लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव लेते हैं। वहीं पे अगर बात करें इसकी, तो इसका देखिए जो आपका F1 है वो किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड है। और लेफ्ट में जितनी भी आपकी दूरियां आते हैं पोल से, वो कैसी होती है हमेशा, वो हमेशा आपकी ऋणात्मक होती है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऋणात्मक मानी जाती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक कब हो सकती है, अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में? तो हमने देखा कि F1 इसका ऋणात्मक है केवल किसमें, अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको सभी को? हाँ, और बाकी अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में फोकस जो होती है वो क्या किधर होगी भाई, वो आपकी उधर की तरफ, मतलब जो भी इमेज बनती है उस तरफ बनती है। तो यहाँ पे समतल दर्पण की तो बात करनी भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी मतलब समझते हैं आप, अपसारी और होता है एक आपका विकृत करना होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए अपसारी मतलब होता है क्या करना, कन्वर्ट्स करना, है ना, कन्वर्ट्स करना। तो मुझे बताइए कन्वर्ट्स करना का मतलब क्या होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, जब भी इससे, ठीक है, जब भी इस लेंस से क्या होती है, प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो क्या हो जाती हैं, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहली लाइन सीधी सीधी आ रही थी और उसके बाद क्या हो गई, वो मुड़ के आ गई। ठीक है, तो जब भी कोई भी उसको विकृत मतलब ऐसे कन्वर्ट करता है, मतलब उसको जोड़ते हैं, है ना, झुका देते हैं अंदर की तरफ, तो उसे बोलते हैं क्या करना,
क्या करना कहते हैं उसको, अपसारी करना कहते हैं, ठीक है। क्या करना कहते हैं, अपसारी करना कहते हैं उसको। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अपसारी किरण कहते देते हैं उसको। अगर बात करी जाए इसकी, तो इसमें कैसा होता है, तो जब आप इसमें देखेंगे कि जब इसमें से अगर पास किया जाता है तो क्या हो जाती है, वो विकृत हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। वो कुछ इस तरह से विकृत हो जाती हैं, ऐसे विकृत हो जाती हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं विकृत करना। ये होता है क्या, आपकी अपसारी करना। तो अपसारी कौन कर रही है यहाँ पे, ये कौन सी लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी। देखिए भाई, सभी भी समतल दर्पण पे, जब भी समतल दर्पण पे हम क्या करते हैं, किसी भी किरणों को इस तरह से गिराते हैं, ठीक है। चलो एंगल बना के गिराते हैं। यहाँ पे सीधी आ रही तो सीधी निकलेगी। अगर हम एक एंगल बना के करें तो देखिए सबसे पहले कैसे हो सकता है ये। तो ये हमने समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण इधर से पॉलिश है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम जब ऐसे एक किरण लगाएंगे, दो, मान लीजिए हमने एक किरण पुंज लिया हुआ है दो किरणों का, तो जब ये आएगा तो कैसा होगा, इनका एंगल सेम होगा, रिफ्लेक्शन का एंगल क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा। तो मुझे बताइए ये आ रही थी कैसी, ये आ कैसे रही थी, समांतर आ रही थी, यानी पैरेलल आ रही थी। और इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, वो भी समांतर हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि समांतर होगा ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा सेम एंगल पे निकलती है, तो इनका जो पाथ होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे ये आ रही थी वैसे ये चली जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्या होनी चाहिए इसका आंसर, अपसारी अभिसारी के समांतर। तुमने बोला समांतर होनी चाहिए, ठीक है। परावर्तित किरण पुंज कैसी होंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन होता है m, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और इसका फॉर्मूला आपको, बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, h डैश अपॉन h। यहां पे h डैश का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, प्रतिबिंब की लंबाई। और h का मतलब क्या है यहाँ पे, आपके वस्तु की लंबाई, ठीक है, जो जिसकी आप इमेज बना रहे हैं उसकी लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। दोनों में आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है। तो और दूसरा इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का v अपॉन यू होता है इसका। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है आपका, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको ये देखना होता है कि ये कब पॉजिटिव आता है, ये कब नेगेटिव आता है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कब आ सकते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें किसी भी आपके इस वाले लेंस की, है ना, कॉनकेव लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें होता क्या है कि जब भी हम इसमें 6 तरह की आपकी पोजीशन होती हैं, 6 पोजीशन में, ज़्यादा पोजीशन में आपको कैसा, आपकी फोकस हमेशा कैसी होती है, या बोले तो आपका यू कैसा होता है, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। और वी भी इसका किधर की तरफ होता है, वी इसका हमेशा क्या होता है, उस तरफ बनता है। इसका जो इमेज बनती है हमेशा क्या बनती है, इस पार बनती है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, और ये कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो आपको याद रखना, जो आवर्धन जो पॉजिटिव होता है वो किसके लिए होता है, वो उत्तल लेंस के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए होता है। और वहीं पे बात करें अवतल लेंस की, तो जो आपका इसका अवतल लेंस होता है, ठीक है, जो उसका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में क्या होता है कि जितनी भी ज्यादातर इमेजेस बनती है वो किधर बनती है, वो दोनों इमेजेस किधर बनती है, इस तरफ ही बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि v जो होगा वो कैसा आ जाएगा, वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। बट u कैसा रहेगा, उसका नेगेटिव रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर क्या आने वाला है, इसका नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर जो आता है वो कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। अवतल लेंस के लिए जो आपका आवर्धन आता है वो कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। आपको ये याद रखना है। और क्यों आता है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। इस चाहे तो आप उसको लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के समय में आपको काम आएगा। तो देखिए भाई, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। अब समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में भी आवर्धन फिर यही फॉर्मूला लगेगा। तो समतल दर्पण मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी कि जितनी हाइट होगी, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लंबाई होगी उतनी ही उसको प्रतिबिंब में दिखाई देगी। तो दोनों का जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो मुझे बताइए प्लस का 1 कि माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे काल्पनिक होती है और सीधी होती है। तो इमेज अगर सीधी होगी तो उसकी जो हम जो ऊंचाई लेंगे वो भी कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है।
कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव तो ऑलवेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यानी कि ये हमेशा क्या आएगी, प्लस का 1 आएगी। ठीक है, तो आप इसको आंसर लिखना है प्लस का 1। तो समतल दर्पण की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समतल दर्पण के लिए जो आपका समतल दर्पण के लिए जो आपकी, ठीक है, समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा प्लस का 1 होता है। ठीक है, ठीक है, प्लस का 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स है, ये हमेशा प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है, बट आपको याद रखना ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी और ये हमेशा क्या रहेगी, इसमें अवतल दर्पण के केस में हमेशा ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन समतल दर्पण की बात करें तो ये हमेशा हर केस में आपका प्लस का 1 रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब लास्ट ये देखिए 10th क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए अगर आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो हम किस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या इनमें कोई नहीं। ठीक है, समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमें पता है वो हमेशा सीधा बनता है। अगर वो सीधा बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा। ठीक है, वो अगर सीधा बनता है तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आपको ये वाली बात याद रखनी है। बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस में क्या होगा भाई, उत्तल है ना, उत्तल दर्पण की बात, उत्तल दर्पण में बताइए क्या होगा, तो हमने पहले लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या है, आभासी मतलब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए आभासी प्रतिबिंब में ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ लेकर आता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ लेकर आता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इस वाले की इमेज की, तो देखिए इसके बता देता हूं मैं। तो ये हमने ले लिया कौन सा लेंस, ये हमारा जो आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अगर मैं बात करूं दूसरे मिरर की, तो ये दूसरा मिरर आपको कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर जब हम इसमें जब भी हम इसके सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो किरण होती है कुछ इस तरह से चली जाती है। आप सभी को ये वाली बात पता ही है। ठीक है, तो जब भी कुछ इस तरह से जाएगी तो मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमेशा पीछे की बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, अब सारी प्रतिबिंब कहाँ मिल सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला होना, देखिए आकाश जो नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना है ना, सूरज का 2 मिनट पहले आपको दिखाई देना और सूरज का 2 मिनट मतलब सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी वो आपको दिखाई देता है। ये जितनी परिघटनाएं होती है ना, ये सभी किसकी वजह से होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती है। जी हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। देखिए इसको अगर समझा जाए तो इसको हम एक ही चीज में समझ सकते हैं। तो अगर मैंने बोला ये हमारे पास क्या है, एक स्लैब है। ठीक है, कैसा है ये हमारे पास, एक स्लैब है, कांच का एक स्लैब है। जब भी हम इसमें से कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजारते हैं तो देखिए ये आपतित किरण है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ये है नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए जब भी प्रकाश किरण इससे गुजरती तो क्या होगी, उसकी किरण जो उसके जो रेखा होगी वो मुड़ जाएगी। अब वो मुड़ेगी किस तरफ, वो इस अभिलंब से दूर मुड़ेगी कि पास मुड़ेगी, तो इसका आंसर होगा पास मुड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये पास मुड़ेगी तो जो होगा, तो ये क्या हो गई, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा, ये जो आपका एरिया है वो कैसा है, ये है विरल। ठीक है, ये कैसा है आपका, ये है सघन यानी कि डेंसर, और ये फिर से कैसा है, विरल। विरल का मतलब रेयर। ठीक है, रेयर मीडियम। तो होता क्या है अभी, अब जैसे ये यहाँ पे आएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये इसका यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब जो नॉर्मल होगा तो इससे अब दूर जाएगी कि इससे पास जाएगी, तो कोई याद रखना दूर जाएगी। तो दूर जाएगी तो उसका मतलब क्या हो गया बताइए। तो जब वो सघन विरल से सघन जा रही है, जब वो विरल से सघन जा रही है तो क्या हो रहा है देखने को, तो मैंने बोला विरल से सघन जाने पर ये जो इसकी प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक रही है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, याद रखना आपको, अभिलंब की ओर झुकती है। और वहीं पे बात करें जब ये जाएगी कहां से, सघन से विरल, सघन से विरल में कहां जा रही है, झुक रही है, लेकिन कहां, दूर झुक रही है। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे सघन से विरल, सघन से विरल जब जा रही है तो क्या हो रही है, ये अभिलंब से दूर झुकेगी। ठीक है, अभिलंब से दूर झुकेगी। क्लियर है बात, आपको ये 2 बात याद रखनी है, मैंने समझा भी दिया आपको। ठीक है, डायग्राम की मदद से आपको याद रखना। तो मुझे बताइए यहाँ पे कहां से जा रही है, विरल से
सघन में जा रही है तो कहां पे झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, अभिलंब की ओर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों की भी आप हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिससे कि और इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है, और अवतल के लिए कैसे होती है, हमेशा वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है किस लेंस की बात कर रहा है, बोला फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमने बोला धनात्मक जो होती है केवल किसके लिए होती है, उत्तल लेंस के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिन्हों की निर्देशन परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, किसकी होगी बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करता है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे क्या होता है, जब ये इसका जो फोकस होता है वो इस तरफ लिया जाता है। ठीक है, हमेशा इसका फोकस अंदर की तरफ लिया जाता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी राइट साइड है, तो इसका भी मतलब ये दोनों होना चाहिए, पहला भी होना चाहिए और दूसरा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सी कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्लियर, ए और बी दोनों में, उत्तल दर्पण में भी प्लस का होता है और उत्तल लेंस में भी आपको क्या होता है, प्लस का होता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था सभी जो दूरियां नापी जाएंगी वो कहां से नापी जाएंगी। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, देखिए जो भी आपको बता देता हूं। आपको किसी भी दूरी को नापना होता है, जब भी किसी भी दूरी को नापते हैं तो देखिए ये आपका क्या है, जैसे ये आपका लेंस है, तो लेंस में इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, केंद्र है। तो यहाँ पे इस केंद्र से सारी आपकी वैल्यू निकाल दी। ये केंद्र क्या होता है, जब आप इसको मतलब ये आपका अपर्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जब भी मुख्य दूरी, इसको मुख्य अक्ष बोल देते हैं, जहां पे दोनों कटते हैं उसको बोलते हैं केंद्रक बिंदु। इस केंद्रक बिंदु से हमेशा लेंस में क्या नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड नापी जाएगी तो उससे क्या बोलेंगे हम, वो नेगेटिव होगी। अगर वो राइट साइड नापी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होती है। अगर यही बात करें हम दर्पण के लिए, तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण के केस में होता है ये, इसको बोलते हैं पोल, मुख्य अक्ष और यहाँ पे आपका ये दोनों मिलते हैं कर्वेचर, उसको बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव, और इस ध्रुव से हमेशा दूरी नापी जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है ऑप्शंस में, तो उसका मतलब क्या है कि इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। बस आपको याद रखना है कि जो भी दूरियां नापी जाती है कहां से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है, यानी कि ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, ध्रुव से नापी जाती है किसके केस में, दर्पण के केस में, और केंद्रक से नापी जाती है किसके केस में, लेंस के केस में। ठीक है, ध्रुव और केंद्रक, ये याद रखना है। चलिए ठीक है, क्लियर है आपको, हाँ थोड़ा बहुत आपको ये वाली बात याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है सघन माध्यम के लिए विरल माध्यम में गमन करने वाली, सघन से विरल जा रही है, तो गमन करने पर आपतन कोण जो होता है उसमें क्या संबंध होता है, आपतन कोण में क्या संबंध होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस क्वेश्चन को, थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था कि हमारा आई और आर में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं इसी चीज को। देखिए इसमें आपके देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसमें ये जो सघन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब ये विरल से सघन में जा रहा है तो ये इसका आई हो जाता है। ठीक है, ये इसका आई होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक मिनट, ये इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को बोलेंगे आई। ठीक है, I1 बोल देते हैं। इस वाले को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा है R1। जब यहाँ पे एंगल आया तो इसको मैंने बोला I2, और यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स R2 हो गया। क्लियर है, तो मैंने मुझे बताइए विरल जब सघन में जा रहा है तो यहाँ पे I1 जो होता है वो ज्यादा है, R2 में ये झुक जाता है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे I1 जो होगा, I जो होगा वो R से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब बात करें सघन से विरल की, तो सघन से विरल में क्या है, R की वैल्यू क्या है, I से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना आपको I की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे R से ज्यादा हो रही है। सॉरी, तो ये किसके लिए, ये विरल से सघन के लिए है। लेकिन जब सघन से विरल की बात करेंगे तो I क्या हो जाएगा, वहां पे छोटा हो जाएगा R से। ठीक है, ये मतलब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए उसको देख लेते हैं। हाँ, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई जो हमारा होगा वो छोटा हो जाएगा किसके मुकाबले में, आर के मुकाबले में, आर बड़ा होगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
लेंस बनाने के लिए हम किससे पे यूज नहीं, देखिए लेंस बनाने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, आपको ये वाली बात पता है, ट्रांसपेरेंट यानी उसके आर पार हम देख सकते हैं, जल के आर पार देख सकता है अगर जल साफ होता है, तो इसका ये आपका आंसर हो सकता है। कांच के भी अगर कांच अगर साफ होता है तो उसके आर पार दिख सकता है, तो भी ट्रांसपेरेंट होता है। प्लास्टिक की बात करें, कई सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो जिसके आर पार दिख सकता है, लेकिन मिट्टी में कभी भी आप आर पार नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो इसको कभी भी हम लेंस बनाने में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की वक्रता दूरी क्या होगी। देखिए एक डायोप्टर किसी की क्या है, उत्तल लेंस की वो है पावर है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला है, पावर कितनी है, क्षमता इसकी एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर होती है, ठीक है। और फॉर्मूला इसका क्या होता है हमें पता है, फॉर्मूला जो होता है इसका 1/f होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अब मुझे बताइए कि पावर की वैल्यू दे रखी है एक डायोप्टर और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है वक्रता कि इसकी वक्रता कितनी होगी। तो देखिए मुझे बताइए 1 अगर ये पावर की जगह हम 1 डायोप्टर पुट कर रहे हैं यानी एक रख रहे हैं, ठीक है, हम इस जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एक रख रहे हैं, तो मुझे बताइए f की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, तो आपको याद रखना है फोकस हमेशा इस फॉर्मूले में मीटर में यूज किया जाता है, ठीक है, फोकस हमेशा मीटर में यूज करते हैं। तो फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 मीटर आ जाएगा। प्लस का क्या आएगा, माइनस का आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा आपका क्या आता है, प्लस का आता है, ठीक है, आपको याद रखना ये हमेशा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पावर आपको प्लस की दे रखी है तो फोकस भी क्या आएगी, प्लस की ही आती है, ठीक है। तो मुझे बताइए प्लस का 100 होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मीटर में तो कुछ यूज नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर प्लस का है कि माइनस का है, तो हमें पता है प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस बनाने के सामने कहां रखा जाता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का बनाने के लिए, देखिए आपको पता है जब भी हम किसी भी लेंस के सामने, हम किसी भी लेंस हो गया या आपका दर्पण हो गया, ठीक है, आप जब भी ये इसका फोकस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज क्या बनती है, सीधे इसकी जस्ट नीचे बन, मतलब इसके यहाँ पे तो उसके केस में बनती है, यहाँ पे जस्ट इसके सीक पे नीचे बन जाती है। मतलब जब भी सी पे ही इमेज बनती है, सी पे रखने पे सी पे इमेज बनती है, तो उसका साइज हमेशा क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो साइज हमेशा समान होता है, ठीक है। और वो इमेज कैसी बनती है, क्योंकि वो आपकी उल्टी बन रही तो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा चलता है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा चलता है आपका काम। और दूसरा जो है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे चला जाता है इसमें से। तो यहाँ पे आपकी इमेज कुछ ऐसे बनती है, ठीक है, ये आपकी इमेज बनती है यहाँ पे ऐसे। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जहाँ पे दोनों आपकी इमेज बनती है, जहाँ एक्चुअल में जहाँ पे आप दोनों रेखाएं मिल रही हैं वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी पे आपका इमेज बनता है। तो हमने क्या बोला, कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमको अन पे रखना पड़ेगा, फोकस दूरी की दोगुनी करने पर, या लेंस के मुख्य फोकस रखने पर, लेंस से प्रकाशित केंद्र था मुख्य फोकस के बीच में। तो देखिए लेंस से मुख्य फोकस पे तो रख नहीं सकते, है ना, वहाँ पे तो आपको इमेज नहीं मिलेगी ऐसी। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तो फोकस आपको पता है जो आपका सी होता है उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, सी की दूरी को हम आर हमेशा मानते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एफ होती है। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f होता है, ठीक है। मतलब फोकस का ये जस्ट डबल होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना होगा, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस -15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है कि दर्पण के लिए क्या भाई दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। देखिए फोकस माइनस का आ रहा है, तो बताइए मुझे फोकस माइनस का कब आता है। फोकस हमेशा माइनस का अवतल लेंस के केस में आता है, ठीक है। और दर्पण की बात करें, दर्पण में भी वही वो अवतल में ही आता है। तो अवतल के लिए हमेशा फोकस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उत्तल के लिए हमेशा कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, दोनों उत्तल होंगे या दोनों अवतल होंगे। तो इसका आंसर होगा दोनों अवतल होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के आवर्तन के 2 ही नियम है भाई। एक तो आपका ये है कि जितने भी आपके आपतित किरणें होती हैं, जितनी भी आपकी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, ना अपवर्तित किरणें, फिर आपका अभिलंब, ठीक है, ये सब कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। पहला तो नियम ये है। और दूसरा नियम क्या है आपका, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, स्नेल के नियम में कि साइन आई और जो साइन आर होता है वो हमेशा अपवर्तनांक के बराबर यानी कि वो कांस्टेंट होता है।
तो दो ही नियम है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? इसके भी 2 नियम होते हैं कि इसमें एक तो वही सेम हो गया कि आपका परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और जो आपका अभिलंब होता है वो एक ही तल पे होगा, और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 नियम में आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जगह। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो मैंने ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन है, हमने देखा था पहले भी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है? -15 सेंटीमीटर है, दोनों संभवतः है। तो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ये। ठीक है, हमने इसका आंसर क्या लगाया था? नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? अवतल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? फिर से एक क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 2 नियम है, दोनों के 2-2 नियम होते हैं। ठीक है, किसी का 3 नियम नहीं है, याद रखिएगा। फिर इसके वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, अवतल दर्पण में मतलब उत्तल क्या होगा? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मैं तो आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम थे। तो स्नेल के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कहीं किसी भी आपके माध्यम मतलब किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सरफेस पर जब भी क्या होता है पर अपवर्तन देखने को मिलता है, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन एंगल का जो आपका अनुपात होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो एक तो पहले वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वो आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा किसी भी माध्यम के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ये इसका अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, क्या होगा इसका आंसर? अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर बताइए मुझे? साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है भाई? उत्तल लेंस जो होता है हमेशा हमें पता है, उत्तल लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा देखने को दिखता है, बीच से मोटा होता है और जो आपके एंड्स होते हैं वहां से क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ये तो आपका कॉन्वेक्स, ये आपका किस में होता है? ये आपका इसमें होता है, देखिए। ठीक है, अवतल में होता है ऐसा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये इसका आंसर ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो कैसा होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस का जो अब लेंस की बात करें तो लेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है आवर्धन का, यानी m का फॉर्मूला वो क्या होता है? प्लस का v और अपॉन में u होता है। फिर चाहे वो लेंस आपकी अवतल हो चाहे वो आपकी उत्तल लेंस हो। ठीक है, ये हमेशा आपको क्या रहेगा? ये आपको याद रखना, ये हमेशा आपका रेशियो v अपॉन u यूज किया जाता है लेंस के लिए, और वहीं पे ये होता है लेंस के लिए। ठीक है, और बात करें दर्पण के लिए, दर्पण के लिए कितना होता है? दर्पण के इसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, दर्पण के लिए जब आता है तो m का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का v अपॉन u हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिख देंगे किसके लिए? दर्पण के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? आपका जो दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है वो ये होता है माइनस का v अपॉन u, और लेंस के लिए जो होता है वो होता है प्लस का v अपॉन u। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो हमारा r होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? फोकस दूरी के डबल के बराबर, डबल होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पहला ही दिख रहा है आपको ऑप्शन r इज 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो मुझे बताइए निर्गत और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, निर्गत कोण कौन सा होता है? तो निर्गत कोण हमें पता है, जब भी हम किसी भी माध्यम से जब हम किसी भी किरण को आपतित करते हैं तो उसके जो परावर्तित किरण होती है, आप बोले अपवर्तित जो किरण होती है वो कैसी होती है? वो हमें हमारा से उसको निर्गत कोण मतलब निर्गत किरण कहते हैं, और जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है तो वो निर्गत कोण ही बन जाएगा। अगला देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस है
तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी प्लस की लेंगे कि माइनस की लेंगे, बताइए, आपको बताना है। फोकस दूरी प्लस की लेंगे कि माइनस की लेंगे उत्तल लेंस के लिए? तो मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस के लिए फोकस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। तो इसका जो फोकस होगा वो क्या लिया जाएगा, इसमें दे रखा है 1 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 मीटर। फॉर्मूला होता है पावर का, क्या क्षमता की पावर का फॉर्मूला है 1/f, तो इसको रखेंगे हम, तो ये आएगा 1/1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डायोप्टर के बराबर होगा। तो प्लस का 1 डायोप्टर इसका आंसर है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे सभी। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। काल्पनिक अवतल दर्पण द्वारा कब रखा, देखिए अवतल दर्पण में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का आपका 6 केस है, ठीक है, 6 आपके स्थितियां होती हैं। इसके स्थिति में आपकी एक स्थिति ऐसी होती है जहां पे पोल और फोकस दूरी के बीच में क्या रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, तो उसकी इमेज क्या बनती है, इमेज के पीछे दर्पण के पीछे बनती है। और जब दर्पण के पीछे बनेगी तो वो कैसी मानी जाएगी, वो हमेशा आपकी कैसी बनेगी, काल्पनिक बन जाएगी फिर, ठीक है, काल्पनिक बनेगी और सीधी बनेगी, ठीक है। ये वाली बात आपको पता है, तो हम इसका आंसर बताइए क्या लिखेंगे। आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ी बनेगी, ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या है, बड़ी इमेज बनेगी। तो बताइए कहाँ पे बन रही है ये, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही है। तो फोकस और ध्रुव का कोई है ऑप्शन, देखिए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, तो इसका ये दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण का ये हिस्सा है फोकस आपका ध्रुव, तो हमने क्या बोला, ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस प्रतिबिंब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और छोटा होता है? देखिए ये सीधा और छोटा करना केवल 2 केसेस के लिए होता है। मैं बात करना चाह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण के 6 केसेस हैं और उत्तल दर्पण के लिए कितनी केसेस थी आपके पास, 2 केसेस थी। और दोनों ही केसेस में क्या था कि दोनों ही केसेस में जो आपकी इमेज बन रही थी वो कैसे बन रही थी, आपकी छोटी इमेज बन रही थी। तो छोटी की बात कर रहा है यहाँ पे, छोटे की बात कर रहा है और सीधी की बात कर रहा है। तो छोटा और सीधा किस में बनेगा, केवल उत्तल दर्पण में ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा है, अभिसारी अपसारी, अभिसारी की अपसारी। देखिए अपसारी अभिसारी की मैंने बात की थी, इसका मतलब है कन्वर्स करना, यानी कि प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, अंदर की तरफ झुकती हैं। और दूसरे केस में हम बात करें अपसारी का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो मुझे बताइए अवतल दर्पण में क्या होता है। तो अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा सा होता है और प्रकाश की किरण क्या होती है, जब भी वो पैरेलल आती हैं तो वो फोकस होके गुजर जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, वो अंदर की तरफ आ रही है और जब भी अंदर की तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, वो अभिसारी कहलाएंगी। क्लियर है, अभिसारी कहलाएंगी। अगला देखिए, उस उत्तल दर्पण में से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मुझे बताना है आपको। यहां पे उत्तल आ जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वो आपका कैसा बनता है, हमेशा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सीधा बनता है ना, और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, तो यानी इरेक्ट है और वर्चुअल है, यानी काल्पनिक बनेगा हमेशा। तो काल्पनिक बनेगा और कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। काल्पनिक और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसका आंसर ऑलरेडी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझाने की कोई ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। याद रखना है आपको कि काल्पनिक और छोटा बनेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है वो कैसा होगा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो देखिए इसमें 3 केस बोला कि समतल दर्पण में क्या आता है। समतल दर्पण में तो क्या होता है, जो आपका वास्तविक जो होता है वो कैसा बनता है आपका इमेज, हाँ इमेज हमेशा वास्तविक बनती है समतल दर्पण में। फिर आगे क्या बोल रहा है, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए उत्तल दर्पण में भी कैसा बनता है, उत्तल दर्पण यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कैसी इमेज बनती है, सीधी बनती है, यानी कि वो वर्चुअल होती है, तो वो तो आपकी आभासी हो गई, ठीक है। बात कर रहे थे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं, जिसमें 5 केस में कैसी बनती है, हमेशा इमेज आपकी वास्तविक बनती है, एक केस में आपकी वास्तविक नहीं बनती। तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है हमें, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका सही आंसर हमेशा समतल दर्पण द्वारा होगा, क्योंकि इसके में हमेशा ही कैसी इमेज देखने को मिलती है, प्लस देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब वो आपकी हमेशा वास्तविक देखने को मिलती है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है, एक्यूरेट आंसर, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमें हमेशा किसमें देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। देखिए समतल दर्पण में समान देखने को मिलता है, उत्तल दर्पण की बात करें तो छोटा देखने को मिलता है, अवतल दर्पण में कैसे देखने को मिलता है, अवतल दर्पण में बड़ा इमेज देखने को मिलता है। देखिए बड़ा तो नहीं मिलता हर जगह,
समान भी मिलता है, कभी छोटा मिलता है, कभी बड़ा मिलता है, तो इसमें छोटा बड़ा सब हो सकता है। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में हमेशा बड़ा देखने को मिलता है ज़्यादातर, है ना। तो इसका आंसर कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अगर इसके एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एक बात ये अवतल दर्पण इसका, अवतल लेंस इसका हो सकता है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिथिव हमेशा क्या होता है, द्वारा बना प्रतिथिव वास्तविक होता है, प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब होगा, ठीक है, प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितने बार देख चुके हैं, समतल दर्पण में कैसे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने बोला कैसा बनता है हमेशा, तो मैंने वो बताया था कि वो हमें सीधा होता है, तो सीधा होने की वजह से क्या होगा, सीधा का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट होता है, और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आपका आभासी यानी काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक मुझे बताइए काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, अभी सेम क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि वास्तविक के साथ उल्टी, और हमेशा आभासी के साथ तो कैसी होती है, काल्पनिक के साथ हमेशा क्या होती है, सीधी इमेज बनती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, मुझे बताइए क्या होता है इसका आंसर। आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है हमेशा, तो हमने अभी डिस्कस किया था इसको कि ये हमेशा आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक किसके लिए होती है भाई, दर्पण की बात कर रहा है, तो दर्पण में हमने बोला कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, आपका जो अवतल के लिए जो आपका फोकस होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, और उत्तल के लिए हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताइए, इसका आंसर होना चाहिए उत्तल दर्पण के लिए कैसा होगा, धनात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को हम क्या बोलते हैं, तो हमें बताएं, इसको बोलते हैं हम फोकस अंतर। फोकस अंतर तो नहीं बोलेंगे, फोकस दूरी बोल सकते हैं ना, ध्रुव के बीच में जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस अंतर नहीं कह सकते हम उसको, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में, क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने बोला था, डिस्कस किया था कि जो आपका आर होता है, आर मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र की दूरी, कहां से, पोल से, तो वो आर के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है हमेशा, ये एफ के दुगनी देखने को हमेशा मिलती है। क्लियर है, चाहे लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो भी आपका इमेज क्या दिखानी, बड़ी दिखनी चाहिए, तो इमेज बड़ी कब दिखाई देती है ये, तो इमेज बड़ी दिखाई देती है केवल किस केस में, उत्तल के, अब समतल दर्पण में तो देखिए आपको समान दिखाई देती है, तो समतल दर्पण का प्रयोग नहीं करा जाता उस जगह पे, तो कैसा प्रयोग किया जाता है वहां पे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उससे इमेज क्या बनती है, थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाएंगे बताइए। तो हम सोलर कुकर में क्या चाहेंगे कि जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, क्या यानी कि एक जगह इकट्ठी हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। और कन्वर्ज कौन करता है प्रकाश की किरणों को, अवतल दर्पण करता है, उत्तल दर्पण करता है कि समतल दर्पण करता है, बताइए कौन करेगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर बिखेरता है, ठीक है, विमुख करता है, लेकिन वहीं पे जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, कन्वर्स करता है। कन्वर्स करने का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ लेकर आता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, कैसी सतह होती है सर्च लाइट की। तो देखिए सर्च लाइट की बात कर रहा है ये, तो सर्च लाइट में अब टॉर्च की बात कर रहा है, टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में आपको रोशनी क्या होती है, बिखेरनी होती है, एक जगह एकत्रित नहीं करनी होती, बिखेरनी होती है। तो बिखेरनी कहाँ पे, केवल उत्तल दर्पण के लिए है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए जब भी डॉक्टर को अंदर का कुछ भी देखना होता है, दांतों के अंदर, वो जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक चीज का, एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वो अंदर जब लगाते हैं तो क्या होता है, पास, दांतों के बहुत पास में रखते हैं, और इतना पास रखते हैं कि वो क्या होना चाहिए, फोकस, उस मिरर यानी कि उस दर्पण के फोकस दूरी और पोल के बीच की आपके इमेज बनती है। तो वो कैसी बनती है हमेशा, वो हमें पता है वो हमेशा सीधी बनती है और बड़ी बनती है। तो बड़ी बना इमेज देखने के लिए वो क्या करते हैं, वो कौन से प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इस दूरी की अपेक्षा, पानी में डूबे, देखिए पानी में डूबने पे क्या होता है ना, पानी पे जो डूबने में जो अब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हो जाती है वो क्या हो जाती है बच्चे बताइए, वो डिक्रीज होगी कि वो इंक्रीज होगी। देखिए पानी में डूबने पर क्या हो जाता है, प्रकाश जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा कन्वर्स करने लग जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाती है, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मुझे बताएंगे आप। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ इसको मैं कि वो कैसा होता है। पहले तो वो आपका वास्तविक होता, पहले देखिए वो आपका कैसा होता है, सीधा होता है ना। लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस में आपके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। 6 तरह की आपकी स्थितियाँ होती हैं। उसमें कैसी इमेज बनती है? हमेशा वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है और सीधी बनती है। देखिए 5 केस में कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी बनती है। और एक केस में कैसी बनती है? वो सीधी बनती है और काल्पनिक बनती है। तो हमने बोला कि इसका एक्यूरेट आंसर तो कोई भी नहीं लग रहा, तो इसका हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि दोनों तरह की इमेज बनती है, किसमें? उत्तल लेंस के केस में बनती है, ठीक है। तो हमने बोला कि ये इसका आंसर उत्तल लेंस। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उत्तल लेंस द्वारा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने बताया था पहले आपको कि वास्तविक सिर्फ नहीं बनता है, 5 केस में वास्तविक बनेगा, लेकिन एक केस में कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो एक्यूरेट आंसर इसका वास्तविक नहीं होना चाहिए था, है ना। उसको भी दिखाना चाहिए था, इसलिए हमने खुद दिखा था इनमें से कोई नहीं। इसकी बात करते हैं कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? कब बनता है? जब फोकस दूरी जो होती है फोकस आंतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकस आंतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच में रहता है और फोकस पर रहता है। तो देखिए फोकस पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपका काल्पनिक होगी नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए? फोकस दूरी और उसके केंद्र के बीच में रखिए, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो क्या होने, कहाँ पे इमेज बनाया गया आपका? वो जब भी ऑब्जेक्ट को केंद्र यानी कि O और फोकस दूरी F के बीच में जब भी रखा जाता है तो हमेशा वो क्या बनता है? आपका काल्पनिक इमेज बनाता है। तो इसका ऑप्शन आपको याद रखना है, क्या होना चाहिए? फोकस एवं केंद्र के बीच में, ठीक है। फोकस एवं केंद्र के बीच में रखने पर ही आपको इमेज इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है, के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो देखिए ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ? फोकस और केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका? तो प्रतिबिंब मुझे बताइए कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब भी आपका इसी के बीच में बन जाता है, ठीक है। तो फोकस की दुगनी और अनंत के बीच में रहने पर। चलिए अगली क्वेश्चन बात करते हैं। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? मुझे बताइए। लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? वो 1/f के बराबर होती है, यानी फोकस दूरी के क्या है? रेसिप्रोकल के बराबर है। रेसिप्रोकल को बोलते हैं व्युत्क्रम। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? f और 2f के बीच रखा जाता है, यानी कि मुझे मैं आपको बता देता हूं, उत्तल लेंस की बात कर रहा है ये, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, जिसमें बोला कि फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के इसके बीच में रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपको मैंने बता देता हूं को, जितना जितना हम पास लेकर जाते हैं, देखिए सी पर रखने पर क्या बनता है? इमेज सेम साइज का बनता है। सी से दूर रखेंगे, अनंत के बीच और सी के बीच में रखेंगे, तो इमेज कैसी बनती है? आपकी थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है। जैसे जैसे उसके पास में लेकर जाते हैं वैसे वैसे इमेज क्या जाती है, कैसे होती जाती है? छोटी होती जाती है। याद रखना आपको, एक मिनट, जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ती है वैसे इसकी इमेज बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का अपेक्षा क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। सी और एफ के बीच में क्या हो जाएगा? इमेज कैसी बड़ी? थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो जब भी हमेशा इमेज उल्टी बनती है तो कैसी बनती है? साथ में वास्तविक बनती है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखेंगे भाई? पहले तो बड़ी बनेगी और कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए इसको? 2 वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, वक्र पृष्ठों के ठोस माध्यम को कहते हैं। तो देखिए भाई ये आपका क्या है? 2 वक्र पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। ये भी क्या है? आपका 2 वक्र पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। तो ये ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बोलता है कि घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि नहीं होता है, दूरदृष्टि होता है, ठीक है। आपको याद रखना दूरदृष्टि, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बस उसको आप थोड़ा देख लेंगे। मैंने बता दिया दूरदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है? पास की वस्तु नहीं दिखना। और पास की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे बन रही होती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल लेंस का। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो दूरी होती है वो कैसे ली जाती है? ऋणात्मक ली जाएगी कि धनात्मक लिखी जाएगी? तो दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी
दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी कैसी होगी दर्पण के सामने। तो देखिए दर्पण के सामने जब भी रखेंगे तो हमेशा क्या हमने बोला, दर्पण के सामने जब भी दूरी होती है तो हमेशा क्या होती है, लेफ्ट में ली जाती है। ठीक है, हम जो स्टडी करते हैं तो हमेशा लेफ्ट में रखने पे करते हैं। तो लेफ्ट में कोई भी चीज़ वस्तु रखी जाती है तो हमेशा कैसे ली जाती है, वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होती है, क्योंकि भाई दो वक्रता केंद्र क्यों होती है, उत्तल के दर्पण में केवल एक थी, लेकिन अब जैसी लेंस आ गई वहां पे दो हो गई। और लेंस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे दो वक्र पृष्ठ हमने मिला दिया था। उत्तल लेंस भी आपका जो बन रहा था, अवतल जो बन रहा था वो किससे बन रहा था, दो पृष्ठों को मिलाने में बन रहा था। और उत्तल लेंस भी क्या बन रहा था, दो पृष्ठों को मिलाने में बन रहा था। तो होगा कि दोनों केस में आपके दो फोकस तो बनेंगे क्योंकि दो अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, वक्रता पृष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आंसर क्या होना चाहिए, लेंस की दो वक्र सतह होती हैं, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती हैं, लेंस की दोनों सतह समतल होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की दोनों जो सतह होती है वक्र होती है, इसलिए क्या होती है, इसकी दो फोकस दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध होता है। लेंस के लिए देखिए, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको याद रखना, लेंस वाला फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है, सबको पता है ये वाली बात। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र बोलते हैं इसको। और आपका एक आता है दर्पण सूत्र। अभी दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र में बीच में प्लस आ जाता है बस, है ना। बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत एक्यूरेटली आपको उसको याद रखना है कि ये 1/v + 1/u = 1/f होता है किसके लिए, दर्पण के लिए। और हमसे पूछा है यहाँ पे लेंस के लिए, तो लेंस के लिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगर यहीं पे भी पूछता दर्पण के लिए क्या होना चाहिए, तो दर्पण के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं। कि पूछा क्या गया है यहाँ पे लेंस, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात है, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। आगे देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए फोकस दूरी बता रहा है, तो यानी कि आपको f दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है r। तो r का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये 2 × f होता है। और f दिया गया है तो इसे लिखेंगे 2 × 10, जो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, अब प्लस माइनस की बात कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो हमसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। देखिए वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, कांच की पट्टिका है। ठीक है, पट्टिका तो देखिए पट्टिका जो चीज है ये आपका काम की चीज नहीं है, बस आपको सिर्फ देखना है उत्तल लेंस या अवतल लेंस कौन सी बनेगी वास्तविक इमेज। तो देखिए वास्तविक में हमेशा क्या होती है, मैंने आपको बताया था वास्तविक में हमेशा कैसी इमेज बनती है, उत्तल लेंस में आपके 5 केसेस होते हैं जिसमें आपकी इमेज कैसे बनती है, वास्तविक बनती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम इसका आंसर लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहां पर रहती है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित वस्तु। आवर्धित तो मतलब क्या है, बड़ी इमेज बनना। ठीक है, तो उत्तल लेंस पे बड़ी इमेज कब बनती है, बताइए बड़ी इमेज कब बनती है, तो अनंत पे बनती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फोकस और लेंस के बीच में बनती है, हाँ फोकस और लेंस के बीच में बनती है। ठीक है, ये भी ठीक है, फोकस पर बनती है और फोकस दूरी को दूनी रखने पर भी बनती है। तो वो बोलता है कि भाई आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, देखिए दूरी बड़ी तो इन तीनों केस में बन रही है, लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे कि आपका काल्पनिक कब बनता है, तो काल्पनिक बनता है फोकस और लेंस के बीच में रखने पर। ठीक है, याद रखना आपको, फोकस और लेंस के बीच में रखने पर आपका छठा केस आता है जो कि सबसे अलग होता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, कौन सा है, काल्पनिक प्रतिबिंब वहां पे बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है जिस और प्रतिबिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला इसने सीधे सीधे बोल रखा है, क्या होता है, m = क्या है, -v/u है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास v की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, तो क्या यूज किया गया, गोलीय दर्पण यूज किया गया है। मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है उसी। ठीक है, तो देखिए जिधर हमें पता है वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, और प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, उसी तरफ बन रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ली जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे माइनस। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण से कितना दूर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -30, क्योंकि ये जहाँ पे आपका वस्तु रखा गया उसी और बन रहा है, तो वो भी नेगेटिव रखा जाएगा। ठीक है, और u भी जो होगा आपका वो कैसा रखा जाएगा, u को भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, u को भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है। और वो कितने दूर पर है, एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा बिंब का, तो 5 सेंटीमीटर इसका u हो जाएगा, वो भी कितना, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट में रखे गए हैं, दोनों ही वस्तु लेफ्ट में रखा गया है,
तो उसका इमेज भी उसी और बन रहा है, यानी वो भी लेफ्ट में ही है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव हो गए। अगर हम फॉर्म लगाते हैं अब, तो देखिए क्या बनेगा ये, तो माइनस का v रखिए, माइनस का v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 30 आ जाएगा, माइनस का 30, और नीचे क्या है माइनस का 5, दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है इसका आंसर माइनस का 6, ठीक है। क्या आ रहा है माइनस का 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस का 6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, यानी कि ये यू रखा गया है। उत्तल लेंस कह रहा है, तो मैंने बताया था यू, उत्तल लेंस में जो आपका देखिए यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, आपको ये वाली बात रखनी है, क्योंकि हमारा ये नियम है कि किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस की जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा जो आपका वस्तु होता है वो हमेशा कहाँ रखा है, लेफ्ट में रखा जाता है। और किसी भी आप चीज़ को लेफ्ट में रखेंगे तो उसकी दूरी हमेशा कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो यू बोल रहा है, यू कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस से बराबर दूरी पर। तो बराबर दूरी पर मतलब क्या है कि 30 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है, यू बन जाए वी बन जाएगा यहाँ पे, तो वही 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर दूरी पर बन रहा है इमेज। आगे क्या बोलता है, तो ये देखिए ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको जो पता है जो इस तरफ इस टाइप में जो इमेज बनती है वो सी पे बनती है, ऐसी इमेज कि जो बराबर दूरी पे कब इमेज बनती है, हमेशा जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। बट ये आपका क्या बनेगा, ये उस राइट साइड बनेगा, इसलिए इसकी डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोलता है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए लेंस की हमने देखा कि जो हमारा एफ होता है वो क्या होता है, वो हमारा r/2 होता है, यानी r का आधा होता है, ठीक है। फोकस दूरी की बात कर रहा है, और फोकस दूरी में पता है भाई फोकस दूरी इसी केस में बनता है केवल, तो 30/2 हो जाएगा ये, और 30/2 को काट कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 15 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था पहले भी कि फोकस दूरी को हमेशा कैसे ली जाती है, इस फॉर्मूले में हमेशा मीटर में लिया जाता है, क्योंकि वो उसकी क्या है ऐसा यूनिट है। तो देखिए अगर बात करते हैं कि फोकस कितना दिया गया है, हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें इसे मीटर में पहले कन्वर्ट करना है, हम इसे पहले मीटर में लेकर आएंगे। तो मीटर में लाने के लिए क्या कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 1/5 मीटर आ जाएगा। अब इसी 1/5 को हम यूज करेंगे कहाँ पे, अपने फॉर्मूले में। अब हमें निकालना क्या है, क्षमता निकालनी है। क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। 1/f मतलब कि क्या, 1/f कितना होता है भाई, तो f दे रखा है हमें 1/5, तो नीचे भाई डिवाइड ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5 डायोप्टर, ठीक है। क्या आएगा 5 डायोप्टर। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए मेरे को, प्लस का 5 डायोप्टर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी है। वैसे ऑप्शन दोनों ठीक मतलब आपके सेम है, तो आपको कोई भी ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। क्लियर है, 5 डायोप्टर है। अगर नेगेटिव होता तो बाहर चलेगा, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो क्या होता, आपको याद रखना कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी पावर भी कैसे आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। वहीं पर अवतल लेंस के लिए फिर कैसे आएगी, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी आएगी वो कैसी आती है, ठीक है। चलिए अगर आगे बात कर लेते हैं, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। अब देखिए फिर से यहाँ पे अब नेगेटिव लिया गया है, ठीक है, और ये नेगेटिव जो होता है वो किसके लिए लिया जाता है, अवतल दर्पण के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे भाई, जो हमारा क्षमता है P वो कितनी है, -5 आ रही है, अवतल दर्पण के लिए आ रही है। चलिए आगे बताइए। आगे बोलता है कि फोकस दूरी बतानी है, फोकस दूरी बतानी। तो देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला अगर हम लिखें ऐसे, तो P = 1/f होगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/5 हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी P हो जाएगी, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे, f को उठा के इधर लेकर आए, P को उठा के इधर लेकर आए। अब मुझे बताइए f जो हमें निकालना है वो लिखेंगे हम 1/d P। अब P कितना दिया गया, -5 दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका मीटर में आ जाएगा, बट इसे अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में निकालने क्या करेंगे, आप इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ सारे केस में सेंटीमीटर में है, तो 100 से गुना करिए, बताइए कितना आएगा। तो 100 से गुना करने पर ये आ जाएगा -20, क्योंकि इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 20 आ जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, -20 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम इसमें और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे इस तरह की वीडियो और बना सके, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है स्टूडेंट्स, यानी कि पी को बोल रहा है, पी इतना है हमारे पास 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है, ठीक है। तो बोलता है कि बताइए इसका फिर जो आपका फोकस दूरी होगी वो किस टाइप की हो सकती है। तो देखिए तो क्या हमें पता है जो उसका फोकस होगा वो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा फिर, है ना। पावर का उल्टा होता है भाई, पावर का व्युत्क्रम होता है, तो 1/4 है। अगर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 1/4 कितना होता है, 0.25 मीटर होता है ना, 0.25 मीटर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं दे रखा ऑप्शन में कहीं, तो हम इसको मीटर में रखेंगे। 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे 4 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, 2 में आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। तो प्लस का 4 डायोप्टर है, प्लस का कहाँ पे होता है, अवतल में होता है कि उत्तल में होता है, मुझे बताइए अवतल में कि उत्तल में। तो हमें पता है प्लस का हमेशा उत्तल में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये मेथड बहुत मतलब बेस्ट एप्लीकेबल है कि आप अपने आंसर को, जो आपको आंसर नहीं लग रहा उनको एलिमिनेट करिए, ताकि आपका जो फोकस हो वो केवल सही आंसर पे आपको मिल सके, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मुझे बताइए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में मतलब अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि किरण जो होती है किसी लेंस से अपवर्तित होकर निकल रही हैं। अपवर्तित का मतलब क्या है, अंदर से ऐसे निकल रही है कुछ इस तरह से। तो जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ पे क्या बनाती हैं, ये वहाँ पे प्रतिबिंब बनाती हैं। तो वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब बिंदु होता है। उसको ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर हम बी बोल देंगे, ठीक है। प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही हैं, और कहाँ मिल रही हैं, जहाँ पे भी मिलेंगी वहाँ पे क्या बनाएंगे, ये अपनी इमेज बनाती है, यानी कि प्रतिबिंब बनाती है, और उसे हम क्या बोल देते हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बिंदु कह देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, देखो छोटे अक्षरों को अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप उसे बड़ा करना चाहेंगे, और बड़ा किससे हो सकता है वो, तो बड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका मैग्नीफाइंग का ग्लास का यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे। और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर आपको इमेज कैसे बनानी, बड़ी बनानी है। इमेज बड़ी कहाँ बनती है, उत्तल लेंस में बनती है कि अवतल लेंस में बनती है। तो मैं बताता हूं, उत्तल लेंस में आपको जो अवतल लेंस में जो आपकी इमेज होती है वो दोनों में क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, अवतल लेंस में। और आपको बड़ी इमेज कहाँ बनती है, केवल उत्तल लेंस में मिलती है। तो उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तो इसने अच्छा इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कह रहा है। तो देखते हैं भाई, देखो कम से कम आपको फोकस दूरी रखनी है, ठीक है। आपको दूर की आपको जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो आपको लेंस क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है, पास की वस्तु देखनी है, तो फोकस दूरी क्या करनी पड़ेगी आपको, फोकस दूरी को आपको कम करना पड़ेगा, है ना। फोकस दूरी को आपको कम करना चाहेंगे, तो मुझे बताइए भाई, फोकस दूरी कम होगी तो पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। फोकस दूरी कम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मुझे बताइए उसको छोटा देखना है तो कम फोकस दूरी का आपका क्या चाहिए, आपको लेंस चाहिए कम फोकस दूरी वाली। तो आप बताइए अवतल लेंस लेंगे कि उत्तल लेंस लेंगे। देखिए 50 सेंटीमीटर तो नहीं लेंगे, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया ना, 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, नहीं ठीक है 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, तो 50 उसके अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो मुझे बताइए उत्तल लेंस लेते हैं कि अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस में इमेज हमेशा कैसी बनती है, छोटी बनती है, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि हमें बड़ी बनानी है इमेज। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से स्मार्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्या यूज करके, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मैथड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है। देखो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसको जूम करा जाता है, तो जूम करके क्या करते हैं उसको ना, उसको दूर जूम करते हैं। तो जूम करने पे कौन से दर्पण का यूज होगा, दर्पण, देखो दर्पण तो यूज होगा नहीं, तो दोनों दर्पण को तो आप काट ही दीजिए। अब यहाँ पे अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है, तो देखो फोकस करने के काम आता है यहाँ पे, है ना, फोकस, ताकि दूर की वस्तु क्या दिख सके, पास आके दिख सके। तो दूर की वस्तु को पास कौन दिखा सकता है, केवल यहाँ पे मुझे बताइए, दूर की वस्तु को पास कौन दिखा सकता है। तो हम अवतल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है, ध्वनि तरंग होती है, परावैगनी तरंगें होती हैं, अवतल लेंस होती हैं। तो अवतल लेंस तो भाई उदाहरण तो होंगी नहीं, प्रकाश तरंग की बात कर रहा है। प्रकाश तरंग, देखिए प्रकाश जो होता है यहाँ पे दो तरह के आपका काम करता है ना, एक तो फोटोन के तरह में काम करता है, पार्टिकल नेचर होता है उसका, एक उसका होता है क्या, वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर में बोला है प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश जो तरंगे होती हैं परावैगनी तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि जो मैंने बताया आपको दो थ्योरी होती है यहाँ पे प्रकाश को समझने के लिए,
आप जो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो आपको फोटोन वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, उसको आप स्टेट मानते हैं। बट हमने जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर को दोबारा से, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दोनों नेचर को पढ़ते हैं। तरंग, अगर वो तरंग होती तो कैसा बिहेव करती, अगर वो फोटोन होती तो कैसा बिहेव करती। वैसे फोटोन कैसे होती तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन तरंगे के नेचर हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बाकी तो और कोई चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर किया था भाई, डेंटिस्ट का किसका यूज करते हैं भाई, उनको इमेज बड़ी बनानी होती है, और इमेज बड़ी कब में बनती है, केवल अवतल दर्पण में ही बन सकती है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस मतलब क्या होता है, देखिए अपसारी मतलब क्या होता है, डाइवर्स करना, मतलब दूर फेंकना। दूर कौन फेंकता है, तो बताइए, अवतल लेंस फेंकता है। अवतल लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, दूर फेंकता है, बिल्कुल फेंकता है। अच्छा देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। अवतल दर्पण भी क्या करता है, दूर फेंकता है भाई। अवतल दर्पण जो होता है यानी कॉनकेव होता है, वो अंदर की तरफ लेकर आता है, तो इसका आंसर सेकंड तो नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर सेकंड तो नहीं होगा। मुझे बताइए थर्ड हो सकता है क्या, अवतल और उत्तल लेंस दोनों होती हैं। तो देखिए अवतल और उत्तल लेंस जो होती हैं वो दोनों क्या करती हैं, प्रकाश को अंदर की तरफ खींचती हैं, है ना, अंदर की तरफ लेकर आती हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब क्या एक पर प्राप्त किया जाता है, ये क्या है, पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। तो ये अवतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब, बहुत मिस्टेक है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कहना चाह क्या रहा है, हम उसको समझ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अवतल दर्पण के साथ। अवतल दर्पण मतलब समझ में आ रहा है आपको, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रयोगकर्ता को क्या करना पड़ेगा, इमेज को कहाँ पे लाना पड़ेगा, उसको इमेज बनाना पड़ेगा, कहाँ पे उसको इमेज बनानी पड़ेगी। तो वो इमेज कहाँ बना सकता है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच में बना सकता है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को आपको उससे निकालने की जरूरत है, ठीक है, और ए और बी दोनों को निर्धारित करने की जरूरत है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अगर हम बात कर सकते हैं कि पर्दा और बीच की दूरी को बात कर सकते हैं, बिंब की दूरी को, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिंब की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर वो इमेज बनानी है तो उसको दर्पण और बिंब की बीच की दूरी पता होनी चाहिए, है ना, तो जिससे क्या कर सके, वो एफ निकाल सके अपना, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसको एफ निकालना है तो फॉर्मूला उसको ये लगाना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u। दर्पण है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसको u तो पता ही है अपना, v और पता चलना चाहिए, और v कैसे पता चलेगा, ऑप्शन नंबर बी से पता चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है बता सकते हैं आप, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है बताइए। तो मुख्य फोकस कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा कि गोली दर्पण का द्वारा कहलाएगा, बता सकते हैं आप क्या। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, तो उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो आर की वैल्यू बता रखी इसने कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पूछ रहा है कि बताइए, और किसका है, उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, 32, उत्तल दर्पण प्लस होगा कि माइनस का होगा, मुझे बताइए आप। उत्तल दर्पण के लिए प्लस का होगा कि माइनस का होगा, मैंने बताया था आपको, आर हो या एफ हो, उत्तल दर्पण के लिए सब प्लस का होता है, ठीक है। तो ये प्लस का होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें एफ निकालना है तो एफ क्या होता है, आर का आधा होता है हमेशा, तो हम आर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, सॉरी आर का हम क्या करेंगे यहाँ पे, आधा कर देंगे, ठीक है, आर का हम आधा कर देंगे। तो कितना आएगा बताइए, मुझे बताइए कितना आएगा ये। तो ये आएगा आपका कितना, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, 32/2 करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उससे बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि वो उसकी इमेज बन रही है, वो क्या बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है ना, उल्टी इमेज बन रही है, क्योंकि वो नेगेटिव है। एम की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी भाई, एम की वैल्यू नेगेटिव किस केस में आती है, कब आती है, जब इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, यानी कि वो इमेज हमेशा कैसे बनती है, वास्तविक बनती है। तो वास्तविक की केस में बन सकती है, तो मुझे बताइए वास्तविक कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बननी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, वास्तविक और उल्टी बनेगी। आगे बढ़ते हैं,
गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोली दर्पण, तो गोली दर्पण ये भी है और गोली दर्पण ये भी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका अवतल दर्पण, और ये कैसा है आपका? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है भाई? वो अंदर की ओर होता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? धसा हुआ है, तो धसा हुआ जो इसका ये परावर्तक पृष्ठ आगे वाला है, ये क्या अंदर की ओर धसा हुआ है ना, ठीक है। और इसका जो है क्या हुआ है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो हमने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की तरफ क्या है? वक्रित है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ आपने देखा था, क्या होता है? वो अवतल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं। एक गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, तो देखिए गोली दर्पण अभी हमने बताया बाहर की तरफ कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण वक्रित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो भाई देखिए दर्पण मैंने आपको बताया था, दर्पण के केस में जो आपका बीच वाला बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं, है ना। तो और लेंस में क्या होता है? वही केंद्रक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दर्पण की बात कर रहा है तो दर्पण के लिए क्या होना चाहिए? ध्रुव होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोली दर्पण के वक्ता केंद्र को, वही वक्ता केंद्र चाहे लेंस की हो या फिर दर्पण की हो, ठीक है, उसको हमेशा क्या लिया जाता है? हमेशा आर लिया जाता है, ओके, राइट। तो हमने क्या बोला? इसका जो दर्पण होगा वो किससे लिया जाएगा? आर से लिया जाएगा। उसकी दूरी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके जो लेंस मतलब उस बिंदु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। पी किसके लिए? पोल के लिए होता है। ओ किसके लिए होता है? केंद्रक के लिए होता है, लेंस के काम आता है। और एफ में क्या होता है? ये दूरी रहती है, हमेशा फोकस दूरी रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? भाई देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की बात कर रहा है ये। आवर्धन का कोई मैंने आपको बताया था, आवर्धन में क्या होता है? कभी भी हम जब भी आवर्धन का यूज करते हैं तो ऊपर वी होता है और नीचे यू होता है। तो दोनों की जो यहाँ पे एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमेशा कट जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये इसकी कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसे कोई यूनिट नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे इसको? भाई इसकी कोई ये मात्रक क्या है? विहीन है। क्या होता है? हमेशा मात्रक विहीन होता है। आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि v और u जब भी हम इसे पुट करेंगे या तो सेंटीमीटर में होंगे या दोनों मीटर में होंगे, तो जब भी हम काटेंगे तो मीटर भी कट जाएंगे, सेंटीमीटर भी कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा नंबर के अलावा। तो हमने क्या बोला? मात्रक विहीन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है भैया? बताइए आपको। मैंने बताया था उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दोनों कैसी ली जाती है? हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। हमेशा क्या ली जाती है? प्लस की ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। गोली दर्पण की ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है उसको। क्लियर होगी बात मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के संकेदन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो हमें पता है जो उसको पत्थर को हम जला नहीं सकते भाई, ठीक है, पत्थर तो जलेगा नहीं। यहाँ पे बालू और कण भी नहीं जल सकते, लोहे का चूर्ण भी नहीं जल सकता, तो जल केवल सकता है कागज, ठीक है। जल क्या सकता है? केवल यहाँ पे कागज जल सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बताइए कैसे, कब प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमको? छोटा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? हमेशा। तो हमें पता है हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो केवल किस केस में पॉसिबल है? वो केवल उत्तल दर्पण में पॉसिबल है, ठीक है। किस दर्पण में पॉसिबल है? उत्तल दर्पण में। अवतल में हमेशा क्या दिखाई देती है आपको? सॉरी, अवतल दर्पण में कैसी दिखाई देती है आपको? हमेशा इमेज जो होती है छोटी दिखाई देती है, एक इसमें बड़ी दिखाई देती है, बाकी हमेशा तो देखिए हमेशा तो इसमें किसी में नहीं होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक होगी। आपको याद रखना है जो आपका जो छोटी इमेज बनती है वो उत्तल में कैसी इमेज बनती है? बड़ी इमेज बनती है ना। उत्तल में कैसी बनती है? बड़ी इमेज बनती है। अवतल में क्या होती है? छोटी इमेज बनती है, छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है। समतल में हमेशा समान बनती है। उत्तल में हमेशा क्या होती है? आपको याद रखना है उत्तल में हमेशा इसकी जो होती है इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, ठीक है। तो उत्तल में छोटी इमेज बनेगी, तो हमने बोला हमेशा ऑप्शन नंबर का क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टॉर्च और वाहनों के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में। तो मैंने बताया था टॉर्च होता है या आपका वाहन होता है, तो उसमें जो आपका लाइट होती है वो उसको क्या होना चाहिए, फैली चाहिए। और लाइट फैलाता कौन है, लाइट फैलाने का काम किसका है, फैलाने का काम है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है, लाइट को फैला देता है। ठीक है, याद रखना है ना। उत्तल दर्पण क्या करता है, उसको बाहर की तरफ फेंकता है। उसका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र में पता है कौन सा होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछता है कि यहाँ पे क्या लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आप बताते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों गोलीय हो कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं बताइए। तो जिसका एक या दोनों गोलीय हो, तो देखिए जब भी गोली की बात कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, गोली मतलब क्या है, दर्पण। दर्पण में केवल एक होता है पृष्ठ, लेकिन जब भी दो पृष्ठ की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो अगर वो समतल भी होगा ना, एक पृष्ठ उसमें समतल भी होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताइए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ झुकाना। ठीक है, तो अंदर की तरफ झुकाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अंदर की तरफ ये झुकाता है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है, कन्वर्जिंग लेंस। आगे बढ़ते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं भाई, आपको पता है किसी भी लेंस की बात करें तो दोनों तरफ उसके क्या होता है, फोकस होता है। तो दोनों तरफ क्या होता है, उसका सी होता है। इस वाले को हम C1 बोलेंगे, इस वाले को हम C2 बोलेंगे। ठीक है, वहीं पे बात करें इसकी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस केस में C2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, C1 होता है। तो दोनों चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा कितनी होती है, 2 होती है वैसे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस के केंद्रक बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बताइए, क्या बोलेंगे, अक्ष केंद्र बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, वक्ता केंद्र बोलेंगे या द्वारक केंद्र बोलेंगे। तो देखिए वक्ता केंद्र तो नहीं होगा केंद्रीय बिंदु आपका, प्रकाशिक केंद्र हो सकता है, अक्ष केंद्र और द्वारक केंद्र हो सकता है। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, औ से मतलब प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं या वो क्या होता है, समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, धुआं उत्पन्न होने लग जाता है और कागज सुलगने लगता है। देखिए कागज सुलगने, हमेशा कागज नहीं सुलगता। जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत मतलब उसकी सारी इमेज आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ उसको। जब भी हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पर रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, उसके फोकस पर रखते हैं। तो अगर आप कागज़ को यहाँ पर रखते हैं उसके फोकस पे, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें जब आएंगी इस पे तो क्या हो जाएंगी, इसके फोकस पे गिरेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, सारी की सारी फोकस पे इकट्ठी होंगी और जो उसकी हीट की वजह से क्या हो जाएगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हीट की वजह से क्या होगा, ये जलना शुरू हो जाता है। ये तो हमेशा नहीं बनता है, केवल किस बनता है, इसके केवल इस वाले केस में बन सकता है ये। तो हमने क्या बोला, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, कागज। तो किसी लेंस में समांतर किरणें आपतित होने पर क्या होता है, तो देखो सुलग भी सकता है, नहीं भी सुलग सकता है। अगर ये केस हम अगर इस कागज को हम फोकस पे ना रखें, कहीं और रखें तो नहीं सुलगेगा ये। ठीक है, धुआं उत्पन्न होने लग जाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर तो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कागज सुलगे ही और धुआं लगे उसके। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने रिपीटेड क्वेश्चन देखा हुआ है, इसको ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो हमने देखा था कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए पी का फॉर्मूला था हमारा क्षमता का 1/f, और इसकी जो क्षमता होती है हमेशा किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं, हमेशा डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में लिखते हैं। और जो उसका फोकस दूरी होती है, जो उसकी फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, हमेशा वो मीटर में ली जाती है। उसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपका, इसका आंसर क्या लिखना चाहिए हमें, डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, किसमें होती है उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूले में अगर पी के फॉर्मूले में अगर एफ प्लस का है तो क्या हो जाएगा, पी भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, ये धनात्मक कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी बताइए, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है हमेशा। तो अवतल लेंस की बात करें तो P जो होता है वो होगा 1/f, फिर से F अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, आपका अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरा नेगेटिव आएगा आपका। ठीक है, ये पूरा नेगेटिव आएगा। अगर ये पूरा नेगेटिव आता है उसका मतलब क्या है, ये
ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता भी कैसे की नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कैसी होगी फिर, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है, बताइए प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में करता है, तिरछी रेखा में करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में करता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्यादातर सीधी रेखा में ही करता है। हमने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं लेंस के या दर्पण के, हमने सब में देखा सीधी में रेखा में हमेशा ये आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण में फोकस है तो हमेशा कैसे ली जाएगी, वो नेगेटिव ली जाएगी, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर बोला एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है क्योंकि वो लेफ्ट में रखी जाती है, तो क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। तो बोला कि बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपको बताना कहाँ बनेगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज 1/u और प्लस का 1/v। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब देखिए अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें इसका v चाहिए, तो 1/v इज 1/f माइनस का 1/u। क्लियर इतनी बात, समझ में आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो 1/f कितना होना चाहिए बताइए, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1/20 और माइनस का 1/30 है ना, माइनस का 1/30 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से, इसको सॉल्व करें यहाँ से, देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, इसका आंसर आना चाहिए, तो ये आएगा माइनस का 1/20 और प्लस का 1/30, तो कितना आएगा ये, इसका आंसर कितना बताइए। इसका एलसीएम दोनों का लेते हैं, तो एलसीएम आता है इसका 60। ठीक है, तो 60 से 20 को डिवाइड करके यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/60 आएगा। और ये माइनस का 1/60 क्या है, ये एफ के बराबर है। ठीक है, तो अगर एफ निकालेंगे तो एफ कितना आ रहा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ रहा है। सॉरी, ये वी निकाल रहे हैं ना, ये वी है हमारा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या आ रहा है, वी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 60 आ रही है, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे वो आपका प्रकाश क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए 60 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, अच्छा देखिए 62 में आ रहा है, ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बताइए कहाँ पे बनेगा, दर्पण की और बनेगा कि वस्तु की और बनेगा। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वस्तु की तरफ ही बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर, ये क्या लिख देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इसको लिख देंगे। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, के 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये बात पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या करेंगे इसके लिए। तो किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, तो देखिए अवतल दर्पण है फिर से, तो इसका u ये क्या रखा गया, वस्तु को रखा गया है, तो ये कितना आएगा बताइए, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कहां पे, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे मतलब क्या हो गया, v होगा इसका क्या, प्लस का कितना 40 सेंटीमीटर, कितना प्लस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बताओ दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो फिर से आपको वही लगाना है 1/f, और 1/f लगाएंगे तो वही लिखेंगे आपको 1/v प्लस, एक मिनट पीछे जरा देखते हैं, एक मिनट, दर्पण था ना ये, दर्पण सूत्र में हमने यहाँ प्लस का यूज करना था, हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, अभी भी प्लस का यूज करेंगे, प्लस सॉरी प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस का यूज करेंगे, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक गलती हो गई है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे फिर आपका ये अलग आएगा कुछ, देखते एक बार कितना आएगा ये। ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं आपको, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, ये आएगा माइनस का 3 और ये आएगा माइनस का 2, और ये कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 5/60 बन जाएगा, तो कितना आएगा ये, अगर इसको पलट दे देंगे तो बनेगा 60/5, और कट कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है इसका कोई आंसर, 12 सेंटीमीटर में कोई भी आंसर इसका नहीं है, तो उसका आंसर भी गलत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, बस आप समझ लीजिए कि इस तरह से हम क्वेश्चन, इस तरह के वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र ये है हमारे पास, 1/f की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1/f की बात कर रहे हैं हम, तो v कितना है इसमें, 40 सेंटीमीटर है।
तो फॉर्मूला ये है इसका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u। तो f कितना है वो निकालना है हमें इसका, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1/40 और प्लस माइनस का 1/30। ठीक है, तो बताइए एलसीएम कितना आ रहा है इसका, फिर एलसीएम इसका आ जाएगा 120। ठीक है, 120, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है इसका 1/f इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया तो कितना, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/120 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा फिर यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस का आ रहा है 101/20, और ये किसकी वैल्यू है, ये 1/f की वैल्यू है। तो f इसका कितना आ गया यहाँ से स्टूडेंट्स, f आ जाएगा यहाँ से पलटने के बाद -120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -120 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, तो देखिए इसका आंसर माइनस में तो नहीं है, बस प्लस में दे रखा है, 120 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको 120 लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, बताइए फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए इसकी, फोकस दूरी कितनी होगी बताइए इसकी। तो देखिए फोकस दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे इसका, तो वक्रता त्रिज्या r दे रखा है हमें, कितना है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें इसका f निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें r/2 करना पड़ता है। ठीक है, f जो आपका होता है, ये आपको फॉर्मूला पता है आपको, ये क्या होता है आपका r/2 होता है, और अगर हम 20/2 करेंगे कितना आएगा बताइए, 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है भाई, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, दीप्तमान वस्तु बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते। देखिए जहां से भी आपको वस्तु से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है तो वस्तु कैसी होती है आपकी दीप्तमान वस्तु, यानी कि वो जल रही एक वस्तु है तो वो कैसी है, दीप्तमान वस्तु कहलाती है। आगे बढ़े, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए, प्रकाश की किरण के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने बोला कि प्रकाश जो किरण समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोलता है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको बोलते हैं रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम मतलब, रे डायग्राम का मतलब हो गया किरण आरेख से हम क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को रखकर अलग अलग पोजीशन पर रखने के बाद हम उसकी इमेज को देखते हैं, है ना। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी किरण आरेख। अगले ऑप्शन में चलते हैं। बोलता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था आवर्धन जो का फॉर्मूला होता है वो होता है v/u। इसमें क्या हो जाती है कि दूरियां कट जाती हैं आपस में, और जब दूरियां कट जाती हैं आपस में, मीटर मीटर से कट जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है, तो आंसर इसका क्या आता है, हमेशा मात्रक विहीन आता है। तो ऑप्शन कहीं भी इसका मात्रक विहीन नहीं है, तो हम क्या लिखाएंगे इसमें से, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है और बोलता है कि प्रतिबिंब की मतलब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए उत्तल दर्पण में आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है हमेशा, और क्या बनता है हमेशा, वर्चुअल होता है, यानी काल्पनिक होती है। तो हमेशा आपको याद है ना, वो कैसे बनेगी, हमेशा काल्पनिक बनेगी। ठीक है, काल्पनिक बनेगी। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। देखिए क्षमता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्षमता का जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो जो P है, P का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, 1/f होता है। यहाँ पे दिया क्या गया हमको, P की वैल्यू दी गई है -2d, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, f निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f को ऊपर लेकर आके हम इसको रखेंगे, -2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये मीटर आपका, ये मीटर में आंसर आ रहा है, बट हमें जो आंसर चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, अच्छा एक चीज देखिए, मीटर में भी आंसर है आपका, तो अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, -0.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फोकस दूरी होगी लेंस की वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि जो फोकस दूरी मतलब जिस यहाँ पे जो लेंस यूज किया गया है वो लेंस कौन सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मुझे बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बर्फ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो देखिए जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वो उतना ही ज्यादा क्या करती हैं, किरणों को मोड़ती हैं। और अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, जो ज्यादा डेंस होती हैं, जो ज्यादा क्या होती है, भरी हुई होती हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा इसमें भरा हुआ कौन होगा, वायु होगा, बर्फ होगा, कांच होगा कि हीरा होगा। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, इसमें हीरा होता है, तो सबसे ज्यादा भरा भी कौन होगा, यही होगा। तो इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे अधिक हो देखने को मिलता है। और कितना देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है, जो हीरे का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2.42 होता है। कांच का कितना होता है आपको याद रखना, 1.5 होता है। वायु कितना होता है, तकरीबन ये 1.00027 के आसपास होता है।
ठीक है, और बर्फ का कितना होता है, ये 1.33 समथिंग कुछ होता है। क्लियर, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी का मतलब क्या है, लेंस अभिसारी यानी कि अंदर की तरफ झुकाता है। तो बताइए, आप मैंने आपको पहले भी बताया है वो है कि कौन सी जो लेंस होती है वो आपकी जो किरणों को अंदर लेकर आती है, झुकाती है, अंदर की तरफ झुकाती है। तो कौन सी लेंस होती है, तो हमें पता है वो जो लेंस होती है वो कैसी होती है, वो उत्तल लेंस होती है केवल। ठीक है, जो ये काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह क्या होता है, बताइए वह कैसे होता है। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या सीधा बनता है भाई। तो सीधा कब बनता है बताइए मेरे को, केवल उत्तल में बनता है, केवल अवतल में बनता है, केवल समतल में बनता है। तो देखिए केवल की बात कर रहा है, तो सामने किसी भी दूरी पर, तो किसी भी दूरी पर जब अगर बनाना है तो आपको समतल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको वस्तु के जो आपका जो वस्तु मतलब किसी भी दूरी पर रखने के बाद आपको प्रतिबिंब हमेशा सीधा चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा, हमको हमेशा समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी दूरी पर हमेशा सीधी इमेज बनाती है और हमेशा वस्तु के बराबर बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कब होगी, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है आपको बताइए, कांच में, पानी में, लोहे की निर्वात में। निर्वात मतलब क्या है, वैक्यूम, जहाँ पे कोई भी एयर नहीं होगी। तो एयर का नहीं मतलब होने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जब एयर ही नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। और जब कोई भी रोकने वाला नहीं है तो उसका मतलब क्या है, प्रकाश की जो किरण होगी वो सबसे अधिक कहाँ पे ट्रैवल करेगी, सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ से ट्रैवल करेगी, निर्वात से ट्रैवल करेगी। ठीक है, कहाँ से करेगी, निर्वात से करेगी। अगर यहाँ पे निर्वात नहीं होता, अगर वायु दिया गया होता तो आपको आंसर क्या लगाना था, आपको वायु इसका आंसर लगाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है, निर्वात में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, प्रकाश की किरण सबसे अधिक चाल से चल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज कैसा होता है, पारदर्शक होता है, अपवार्ध। देखिए अगर आप किसी कागज में आप तेल लगा देते हैं, आपने देखा होगा लंच बॉक्स में जब आप कभी आपकी मम्मी ने कभी आपको सामान मतलब खाना दिया होगा, तो जो कागज में जब भी तेल लग जाता है तो क्या हो जाता है, उसके आर पार वस्तु दिखना स्टार्ट हो जाती है। सॉरी, अगर वो आर पार दिखाई देती है इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु कैसा है, पारदर्शक बन जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या होना चाहिए, पारदर्शक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है भाई, तो समतल दर्पण की जो दूरी होती है वो कैसी मानी जाती है हमेशा। तो देखिए जहाँ पे जो आपका फोकस होता है वो कैसा होता है, अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, और ये क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, प्लस का 1/u होता है, ये फॉर्मूला होता है समतल दर्पण, ये दर्पण का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसमें क्या रखते हैं, आप इसमें जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा भाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा हमेशा, मुझे बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, आपकी शून्य होती है। ठीक है, कैसी होती है आपकी, शून्य होती है। अनंत का मतलब क्या है, अनंत तक वस्तु वैसे तो देखिए शून्य तो नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि ये अनंत तक वस्तु देख सकता है। हम समतल दर्पण में कहाँ तक वस्तु देख सकते हैं, अनंत तक वस्तु देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, फोकस दूरी जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, इसकी अनंत तक हो सकती है। क्लियर है, तो सबको इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है भाई, ताकि वस्तु कैसी बने। देखिए अवतल दर्पण में केवल एक ही केस है जहाँ पे इमेज कैसी बनती है, सॉरी यहाँ पे आपके 5 केस है जहाँ पे प्रतिबिंब कैसी बनती है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है और समानाकार की बनती है। समानाकार की बनानी है, अगर आपको समानाकार की बनानी है तो वो वक्ता केंद्र पर रखना पड़ता है, किसको, ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को। तो उसी आकार की बनती है और उल्टी बनती है। तो हमने क्या बोला, कहाँ रखना पड़ेगा आपको, वक्ता केंद्र यानी कि सी पे रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है, सी पे रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण से बना जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है। तो देखिए हमने बोला जो उत्तल दर्पण से जो ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनना होता है वो हमेशा कैसा होता है, पहले तो देखो काल्पनिक है तो मतलब क्या होगा, सीधा होगा, तो उल्टा वाला तो खत्म ही हो गया यहाँ से। अब बताइए बड़ा होगा कि छोटा बनेगा, तो उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनती है, हमेशा हमारी छोटी बनती है ना। उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनती है, हमारी आवर्धित बनती है, आवर्धित बनती है। तो हमने क्या लिखा, इसको आवर्धित लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा वस्तु पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेंस के लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था पीतल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो वो आपका लेंस बनाने में काम नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हमें बनाना है लेंस को, तो हमें ट्रांसपेरेंट वस्तु का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पीतल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं। एक गोले दर्पण की 116, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। गोले दर्पण कैसा होगा, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो बोला कि बताइए कैसा होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है।
तो फोकस दूरी 20 है, अनंत नहीं है, अनंत केवल समतल में पॉसिबल है, तो इसका आंसर समतल तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अवतल हो सकती है कि उत्तल हो सकती है। देखिए अवतल और उत्तल, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि यहाँ पे कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे दर्पण कौन सा प्रयोग होगा, प्लस होता है केवल उत्तल दर्पण के लिए, अवतल के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लस देखने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। आगे बढ़ते, तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। भाई तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, या आपने देखोगे जो नींबू का आकार बड़ा दिखाई देता है पानी के अंदर रखने पर, है ना, आप कांच के गिलास में पानी भरते हैं उसके अंदर नींबू रखते हैं तो आकार बड़ा दिखाई देता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी हमेशा, तो मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता r है, तो बताइए इनमें से रिलेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है आपकी, है ना, तो r क्या होता है हमारा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका r होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता हो जाना चाहिए। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश किरण के कैसा व्यवहार करेगा, तो कैसा व्यवहार करेगा भाई। देखिए ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, है ना, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो उसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस की भांति करेगा कि अवतल लेंस की भांति करेगा, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो प्रिज्म की भांति थोड़ा थोड़ा वो कर सकता है ना, क्योंकि अंदर बाहर का जो आपका अगर वैल्यू अगर अलग अलग है तो कुछ इस तरह से वो काम कर सकता है। आगे बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रिज्म की भांति बनेगा, अवतल लेंस की भांति बनेगा कि वास्तविक और आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में देखिए वास्तविक इमेज बनती है, ठीक है, और कैसी बनती है, आभासी भी बनती है। दोनों इमेज बन सकती है भाई, आभासी बनेगी या फिर आपकी वास्तविक भी बन सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 6 केस होते हैं, 5 में वास्तविक बनेगी और 1 में कैसे बनेगी, काल्पनिक बनती है। तो इसके आप दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 ही तरह के माध्यम होते हैं प्रकाशिक माध्यम, एक होता है सरल, एक होता है सघन माध्यम यानी कि डेंसर, एक होता है क्या, रेयर माध्यम यानी कि आपका विरल माध्यम। तो 2 तरह के माध्यम होते हैं, कैसा, सघन और विरल। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सघन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जा रहे होंगे और आपको ऑल द बेस्ट। आपके जब आप इसको करेंगे तो आपको इसके नोट्स बना लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि वो आपको जब आपका एग्जाम होगा तो आपको रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और करेंगे उस चैप्टर को भी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।